बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सगीरुद्दीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई मुख्तलिफ है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, आपको ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छी मोटिवेशन देगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसने अपनी ज़िंदगी में 13 साल की उम्र से, आपने समोसे और रोल जो चिप्स वगैरह होती है उनका नाम सुना होगा, उस बिज़नेस से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और इस वक्त वो लाखों रुपए कमा रहा है डिजिटल कंप्यूटराइजेशन के ज़रिए। और वो इस वक्त एक 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 रियल, जिसे एग्जाम्पल कहते हैं, कि आपके पास वो रियल एग्जाम्पल है, एक मोटिवेशन की एग्जाम्पल है। एंटरप्रेन्योर है वो बच्चा इस वक्त, और आप उसकी स्टोरी सुनेंगे, आप भी ज़रूर हैरान होंगे। ये बच्चा है, इसका नाम मुर्तज़ा हैदर है। आइए इससे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुर्तज़ा? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप माशाल्लाह एक ज़िंदगी का आगाज़ आपने किया, एक शुरू किया, और बिज़नेस माइंडसेट था, तो कहाँ से आगाज़ किया आपने? कितने साल की उम्र से? 13 साल का था मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो तब से ही पॉकेट मनी हमें बहुत मामूली सी मिलती थी घर से, तो पैसे कमाने का शौक़ पड़ गया था, क्योंकि हमें वो एक चस्का लग गया था पैसे कमाने का। वो बच्चे को जब चस्का लग जाता है तो वो फिर कोशिश करता है कि वो और से और मज़ीद पैसे कमाए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली तो कराची से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम लोग माइग्रेट करके लाहौर शिफ्ट हुए थे जब मैं 5-6 साल का था, तो अच्छा, तब से फिर यहाँ पे स्टडी शुरू की। और तो यहाँ पे किस जगह शिफ्ट हुए आप? हम लोग यहाँ पे मोची गेट का आपने नाम सुना होगा, अंदरून लाहौर शिफ्ट हुए थे। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो वहीं पे आपने ये बिजनेस शुरू किया? हाँ, मेरे 14-15 साल तक मैं वहाँ पे रहा अंदरून में। उसके बाद हम लोग अंदरून से निकले तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल में काफ़ी बच्चों से नेटवर्क, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, तो मैं ज़्यादातर लोगों से बातचीत करता नहीं था। तो मैं ना वो चीज़ें ख़रीद के ले जाता था, कुछ पजल्स वगैरह। आपके वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब मजदूरी करते थे शालमी में, वो सामान अच्छा। वगैरह उठा के तो पहुंचाते थे, उनको 10-20 रुपए मिलते थे पर कार्टन के हिसाब से। अच्छा। तो इस तरह से पैसे कमाते थे, इस तरह से उनका रोज़गार था। फिर उन्होंने जॉब शुरू की शालमी में, तो इस तरह से वो सोन काम करते चले गए। अब वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, फूड्स का बिज़नेस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपने जब वो जहन में आया कि मैं बिज़नेस करूंगा, तो कैसे स्टार्ट कैसे? मैं इंट्रोवर्ट था, मैं लोगों से बात करना चाह रहा होता था। जैसे होता है ना एक इंट्रोवर्ट बंदा, वो जिसको मतलब वो दबा होता है एक तरह से कि यार, तो मैं ना पजल्स ले जाता था खरीद के कि यार मैं ये बच्चों को खोल के दिखाऊंगा तो इम्प्रेस हो जाएंगे मेरे से। अच्छा। मुझे दोस्त बना लेंगे। अच्छा, स्टार्ट आपने यहाँ से किया? हाँ, मतलब अच्छा, कि मैं थोड़ा सा दोस्ती करना चाह रहा था। मतलब इंट्रोवर्ट बंदा वो क्या, उससे पजल्स, वो छोटी छोटी जो पजल्स होती हैं, बच्चे आजकल वो बिल्कुल। ठीक है। तो अब्बा शालमी में काम करते थे, अक्सर चक्कर लगता था शालमी का, तो वहाँ पे एक आधी पजल देखी, पसंद आई 10-20 रुपए की, तो वो खरीद ली। 10 रुपए की पड़ती थी, तो वो खरीद ली। कल को स्कूल में आगे लड़कों को दिखाया कि देखो यार ये पजल इस तरह से खुलती है, तो हर बंदा परेशान हो जाता था कि यार ये कैसे खोली है तुमने, हमसे तो जादू आ गया भैया, जादू आ गया। तो हर बंदा मुझसे पूछता था यार कि कैसे आप किस तरह से खोल लेते हैं ना तो पजल। तो मैं उनको एक पॉलिसी वहाँ पे मैंने इस तरह से बनाई हुई थी कि भाई जो ये पजल खरीदता है उसी को पता चलती है कि पजल किस तरह से खुलती है। हाँ, तो वो बड़े इंस्पायर हो जाते थे मेरे से कि यार अच्छा चलो कितने की है पजल, तो 10 रुपए की पीछे से पड़ती थी। ये वैसे ही है जैसे YouTube की आप वीडियो देखें ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि जी बाकी मजीद देखने के लिए इसको पूरी वीडियो को देखें, क्लिक करें इस पे, क्लिक करें। तो आपने भी वैसे ही किया कि आपने? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। तो वो उनको बताया जी 20 रुपए की पजल है, आप इसको खरीदेंगे तो आपको पता लगेगा। तो काफ़ी 40 बच्चे होते थे क्लास में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। तो सब बच्चों ने कहा भी हाँ भी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो 20-25 ऑर्डर मिल जाते थे ईजिली, क्योंकि बच्चे काफ़ी अच्छे खासे पैसे होते थे उनके पास। अच्छा, ये जो आप पजल खरीदते थे, ये आपने बताया ये 10 रुपए की आप जी, खरीदते थे, और सेल कितने की करते थे? 20 रुपए की हो जाती थी ईजिली। और ये किस दौर की बात है? 2011 की बात है। और उस वक्त आपकी एज क्या थी? अब मैं 13-14 साल का हूँ। अच्छा, तो आप तो एंटरप्रेन्योर तो उसी वक्त बन गए। बिल्कुल। अच्छा, तो जहन में क्या आता था कि मैंने बड़े पैसे कमाने हैं या मैंने बड़ा आदमी बनना है? क्या जहन में आता था उस वक्त? उस टाइम पे तो बच्चा था, मुझे इतना कोई पता नहीं था कि पैसे कमाने हैं, बड़े होके क्या बनेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ भी नहीं पता था। बस ये था कि घर से शुगल के तौर पे, मतलब घर से पैसे कम मिलते थे और हमें थोड़ा सा शौक था पैसे, मतलब चीज़ें खा लें, वीडियो गेम्स खेल लें। तो फिर इसका मतलब जहन में तो ये था ना कि एक मैंने पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने कोई सोर्सेज मैंने देखने हैं। बिल्कुल, पैसे कमाने का शौक पड़ गया था बेसिकली।
मतलब इस तरह से था कि चलो घर से जितने मर्जी मिल रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करनी है पैसे कमाने की। मैं ठीक है। अपने इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था। उसके बाद क्या स्टेप आया आपका? उसके बाद इस तरह से स्टेप आया कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो जाहिर सी बात है वो मजदूरी छोड़ चुके हुए थे, जॉब वगैरह भी की, उनकी नहीं चली, तो उन्होंने बिजनेस करने का सोचा कि क्यों ना मैं कोई बिजनेस स्टार्ट तो लेता उस हूं, वक्त छोटा इतनी मोटा। इन्वेस्टमेंट थी आपके पास? कुछ भी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं थी। हम लोगों ने रोल समोसे चिप्स लगाए थे, वो इतनी सी प्लास्टिक की टेबल थी। अच्छा, एक ये घर भी से उसी दौर की बात है? हाँ, मतलब उसके बाद यह पीरियड ठीक आया। है, उसके बाद ठीक है। इतनी छोटी सी कढ़ाई थी, इतना घर से उठा लिया सिलेंडर, मतलब 3-4 ट्रे रख के, मतलब घर वाला सामान जो था वही हमने सड़क पे ला के रख दिया और बस वेट कर रहे थे कि कस्टमर आएगा तो अब हम कुछ करेंगे। तो खैर अल्लाह ने इतना किया उसमें भी कि हम लोगों के पास रश नहीं खत्म हुआ। मतलब 1 साल का पीरियड खत्म होने के बाद हमारे पर रश लगता था दुकान पे, और हमारे जो परागा कहते हैं पंजाबी में ना, जो कढ़ाई के अंदर हम चिप्स तलते थे, जो बिल्कुल हाँ डालते हैं वो परागा परागा। कहते हैं, उसके अगले 5-6 परागे भी बुक होते थे। तो हम दुकान पे टाइम देते थे, लोग मुझे चिप्स लेने आते थे ना। आपको कुछ अंदाजा है कि क्या वजह थी, क्यों नहीं रश खत्म होता था? हम लोगों ने एक मसाला इन्वेंट किया था। एग्जैक्टली बिल्कुल। क्योंकि जो चीज और नेक नियति हो, बिल्कुल और आपकी चीज अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छी हो, नेक नियति हो, तो अल्लाह ताला बहुत बरकत बिल्कुल डालते ऐसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे वालिद साहब जरा थोड़े से खाने के मामलात में ना थोड़े से इन थे, तो उन्होंने 4-5-6 मसाले मिला के ना एक मसाला बना दिया था। Very तो बड़े मज़े का मसाला था, वो हम चिप्स के ऊपर लगा के देते थे, तो लोग बड़े मज़े का लगता था लोगों को, एक नया जायका लगता था। फ्लेवर्स नहीं होते थे, मतलब एक काइंड ऑफ उन्होंने मसाला ये बनाया है यूनिकनेस बिल्कुल कि जो चीज देखे, ये मोटिवेशन इस तरीके से भी मिलती है इस बिजनेस की कि जो उस दौर में, उस जगह पे, उस वक्त लोग जिस चीज को रिक्वायर कर रहे थे, उन्हें वो जायका नहीं मिल रहा था, आपने वो जायका उनके मुंह को लगा दिया। बिल्कुल ऐसे। तो यही सक्सेस होती है बिल्कुल दुनिया ऐसे ही है की। जी। तो चिप्स की दुकान लगाई, वो सिलसिला चला, अब्बा के साथ में हाथ बढ़ाता था, सारे काम वगैरह में मेरा ड्यूटीज़ लगी होती नहीं। बाबा आते थे, बाबा सप्लाईज भी करते थे उन दिनों ना, मतलब रोल समोसे जो हम बनाते थे दुकान पे, वो उसके कच्चे पैकेट्स बेचते थे। अच्छा। वो बाइक पे रख के निकल जाते थे, तो वो कस्टमर्स उन्होंने बनाए हुए थे, तो उनको वो कच्चे पैकेट्स बेचते थे। ठीक है, तो आपका टर्निंग पॉइंट फिर कब शुरू हुआ? मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सोचा ना, मेरी दुकान पे ना काफ़ी लड़के आते थे मेरी उम्र के ना, तो उनमें दुकान पे चिप्स बेचते बेचते एक दिन दुकान पे एक लड़का आया, तो मोहल्ले का लड़का था, तो पूछा यार क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से ना थोड़ा सा इंस्पायर हुआ मैंने कि डिज़ाइनिंग ये कैसे होती है, अच्छा ये इस तरह से होती है। मुझे आइडिया था, लेकिन मैं एक तरह से इंस्पायर हो गया कि मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। मतलब एक मैं सोच रहा था कि मैं एक फील्ड चूज़ करूं, और वो मुझे फील्ड ऐसे लग रहा था मिल गई है। अब वो डिज़ाइनिंग का सोचा, तो मैंने बाबा को बोला कि मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। मगर कंप्यूटर का पहले कोई पता कंप्यूटर था? का तो बहुत नॉलेज, मैं बचपन से ही कंप्यूटर चलाता आ रहा हूँ। अच्छा। मतलब बचपन से ही मैं छोटे मोटे काम में, खानदान में एक मशहूर लड़का था जो ख़राब मेमोरी कार्ड ठीक कर लिया करता था, जो कि अब जब 2009 के अंदर जब वो नया वीडियो कॉल्स भी नहीं, मेरे अब्बा फ़ोन लगाते थे ऑस्ट्रेलिया पुप्पो को, तो वो बड़ी महंगी कॉल पड़ती थी, तो मैंने कोई टूटे हुए हेडफोन, कंप्यूटर के अंदर कोई यूएसबी सिम लगा के 20 रुपए का जोन का पैकेज होता ये वो काम करने से पहले ही आप ये सारा कर हाँ, रहे ये होते मैं थे? कर चुका था। ये कंप्यूटर्स में बहुत इन था, मतलब ठीक है। कंप्यूटर्स के अंदर इतना इन था कि मैं गेमें बनती कैसे हैं वो पढ़ रहा था, स्टडी करता था, रात रात मेरे पास वो नोकिया का फ़ोन होता था, तो उसमें मैं गूगल कर रहा होता था, अच्छा गेम्स बनती हैं जावा पे बनती हैं, अच्छा ये क्या चीज़ होती है। तो वो एज अ चाइल्डहुड में आप अगर देख लें, बच्चों को गेम्स खेलने का शौक होता है, मुझे गेम्स बनती कैसे हैं, मुझे उसको सीखना था कि गेम्स कैसे बनाई जाती हैं। तो वो शुरू से मेरी रिसर्च थी। मैं ख़ानदान में मशहूर भी काफ़ी हो गया हुआ था, मैंने काफ़ी कांड भी किए खानदान में। अच्छा, फिर आपका जहन आया कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि इसका आगे स्कोप है काफ़ी, क्योंकि मैं एक ऐसी फील्ड कंप्यूटर में चूज़ कर रहा हूँ जिसके आगे बहुत काम है, मीडिया के अंदर काफ़ी काम है। फिर ऐसा कि अगर आप इंटरनेशनल जाते हैं। ये किसने बताया आपको कि इसके अंदर अपनी रिसर्च? अच्छा, उसके बाद आपने रिसर्च शुरू कर दी? मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था खानदान में। तो होता ना कि कोई बंदा इंस्पायर होता है किसी कज़न से, कोई कज़न कर रहा है, मैं खानदान में पहला बच्चा था जो इस तरह से टेक्निकल चीज़ों में है। तो खानदान के जो थे बड़े सारे, वो भी बड़े होते थे मेरे से, यार ये मुर्तज़ा जो है काफ़ी इन चीज़ों में इन है, किसी का मोबाइल फ़ोन की सेटिंग ख़राब हो जानी तो मामू ने आ जाना घर पे, अब्बा को रिक्वेस्ट करनी कि इसको काइंडली बोले मेरे मोबाइल की सेटिंग्स ठीक कर दें, या मेरे मोबाइल में पैसे चार्ज करते थे कि नहीं? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं चार्ज। वो मैं काइंड ऑफ फेमस हो गया था अपने खानदान में। ठीक है, तो उसके बाद आपने जब ग्राफिक का सोचा कि मैं ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा, तो फिर कहीं इंस्टीट्यूट में आपने दाखिला? बिल्कुल, ग्राफिक्स वर्ल्ड था, हमारे दुकान के पास ही इंस्टीट्यूट था। तो खैर अब्बा को बोला, मैंने बाबा को बोला कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो बाबा हमारे ज़रा थोड़े से ओल्ड माइंड सेट
रखते थे, उन्होंने कहा कि बेटा ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ये क्यों करना है, क्या बनेगा इससे, अच्छा भला बिजनेस है, बिजनेस करो। बिजनेस माइंडसेट तो शुरू से था मेरा। तो मैंने थोड़ा सा फोर्स किया बाबा को कि क्योंकि हालात इस तरह के नहीं थे, 12,000 रुपये फीस थी। तो बाबा ने तो हाथ उठा दी कि भाई मैं तो 12,000 का कोर्स नहीं करवाने लगा इसको। सही। तो खैर घर चले गए। तो अब माँ के सामने तो हर बेटा किंग होता है ना, वो किंग होता है, वो शहजादा होता है। मना लेता है किसी तरीके से। तो बिल्कुल ऐसे रो धो के थी मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। मम्मा ने कहा चलो कोई नहीं, कमेटियाँ डाली हुई थी, मैं करवा देती हूँ। तो मम्मा ने पैसे डाले थोड़े से, मैं रोज़ दुकान बंद करके 10 बजे दुकान बंद होती थी, 11 बजे मैं इंस्टीट्यूट में बैठा होता था, क्लासेस ले रहा 10 था। बजे कब? रात 10 बजे। रात 10 बजे। रात 10 बजे। रात 11 बजे आप वो इंस्टीट्यूट में हाँ, बैठते थे? और मैं 1-2 बजे घर आता था। अच्छा, वेरी गुड। और सुबह फिर कितने बजे आप उठते और थे? सुबह मैं उठ जाता था 11-12 बजे। हमारी दुकान शाम में लगती थी ना, बाबा के सप्लाईज का काम होता था, और बाबा सप्लाईज दे के शाम को आते थे। तब तक मेरी ये ड्यूटी होती थी, मैंने दुकान का सारा सामान पूरा करके रखना। अच्छा। सिलेंडर में गैस भरी होनी चाहिए, ऑयल के पैकेट्स रखे होने चाहिए, हर A to Z जो चीज़ है ना वो रेडी होनी चाहिए बाबा के आने से पहले पहले। तो वो मेरी ड्यूटी होती थी। 5 शाम 6 बजे दुकान लगती थी, 5 बजे। तो उससे पहले पहले मैं हर चीज़ रेडी करके रखता था, फिर वो दुकान शुरू होती थी। और हमारे पास रश काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा रश होता था। अच्छा, उसके बाद जब आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम शुरू किया और उसको कितना अर्सा लगा सीखने के लिए? मैंने वहाँ पे 4 महीने काम किया। उसके बाद वही इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे जॉब ऑफर की, जो उन्होंने मुझे अच्छा। सैलरी ऑफर की 3,000 पर मंथ। उन्होंने आपका डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस देखा होगा, आपका पैशन देखा होगा, तो 3,500 रुपये की उस वक्त फिर आपकी हाँ जॉब बिल्कुल। मैं वहाँ पे ना पिक्चर्स एडिट करके देता था उन लोग को। तो पहले तो उन्होंने मुझे मेरा काम देखा, थोड़े से इंस्पायर हुए, अच्छा काम कर रहा है लड़का, मेहनती है। फिर उन्होंने मुझे कहा चलो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस तरह से पिक्चर्स एडिट करनी, तो आप हमारे साथ ही काम करो। काफ़ी 6 लड़के थे हम लोग, मतलब एक हमारा बैच बना हुआ था ना, तो 6 लड़के थे। 6 में से जो तकरीबन है 4 तो भाग गए थे क्योंकि वो पैसे कम दे रहे थे। वो सारे मतलब रिच बैकग्राउंड से थे, उनको क्या 3,000 मिले तो उस टाइम 3 लाख बराबर था। जरूरत थी ना तो बिल्कुल। तो मैंने खैर वहाँ पे 1-2 महीने काम किया। उसके बाद फिर मुझे ऑफ़र आई 1-2 कंपनी से कि भाई हमारे साथ काम करो। फिर उनके साथ जुड़ गया। वो ई-कॉमर्स की जो थी कंपनीज थी, कि मैं उनके लिए बैकग्राउंड चेंज करता था, पिक्चर्स के वाइट बैकग्राउंड करके कटिंग करके देता था, जो अमेजोन और ईबे वगैरह पे वो लोग सेल करते थे। तो वहाँ से फिर अपॉर्चुनिटी मिली ई-कॉमर्स एक्सप्लोर करने की। उससे पहले मैं ये ई-कॉमर्स वाला पंगा भी ले चुका था। मैं दराज पे सेलिंग करता था उन दिनों, लेकिन दराज नया नया आया था तो इतना कोई इस पर वो था नहीं, प्रॉफिट नहीं था, लोग कम ऑर्डर करते थे, लोग डरते थे पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग से। फिर दराज पार्टनर के साथ काम किया जिसमें कमीशन मिलता था। दराज के ऊपर आप ऑर्डर करवा गए ना तो दराज आपको कमीशन देता था। मैं ख़ानदान वालों को बोलता था कि अगर आपको मोबाइल चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करें ना, घर पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब और ये कब की बात है? जब ये मतलब जिन दिनों में चिप्स लगा रहा था ये, अच्छा ये उसी दौर की बात है। ठीक। तो तो उसके बाद जब आपने ये सारा काम वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी और आपने ये काम करना शुरू कर दिया, फिर दिल चाहा कि मैं इससे थोड़ा सा ऊपर स्टेप पे जाऊँ? बिल्कुल। मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाह रहा था, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उनको एक्सपैंड करना चाह रहा था। तो इस वजह से मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, एक्सट्रीम कॉमर्स। मुझे वहाँ से ऑफर आई कि आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हमारे साथ काम करें। शुरू में 2017 की बात है, नई एक्सट्रीम कॉमर्स बनी थी। अभी तो काफ़ी इस्टेब्लिश होगी, काफ़ी उनके लाखों में मेंबर्स हैं, 9 लाख मेंबर्स हैं उनके। तो तब तो जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया तो ग्रुप में 20 बंदे थे टोटल। अभी तो 9 लाख लोग हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ये फेसबुक पे बिल्कुल। तो 40 लोग थे, 20 या 40 लोग थे जब मैंने ज्वाइन किया था। तो फिर उनके लिए मैं एज अ बैनर बनाता था, यूट्यूब पे थंबनेल्स बनाता था, उनकी जो अमेजोन की प्रोडक्ट्स थी पिक्चर्स एडिट करता था। क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, 6 लोग थे पूरी कंपनी में, जिसमें से 3-4 मलेशिया से थे और 2-3 ही पाकिस्तान से थे। मतलब 6-7 लोगों की कंपनी थी, तो रिसोर्सेज कम थे उनके पास। तो सॉफ्टवेयर आपने कौन कौन से सीखे इस दौरान? मैंने लिनवर्क्स पे काम किया। लिनवर्क्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ लिंक हो जाता है। उस टाइम पे वो कंपनी काम कर रही थी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें तो उसमें मैंने फोटोशॉप किया, कोरल ड्रा किया, इलिस्ट्रेटर किया। फिर मैंने इन पेज, ये कहाँ से सीखे आप? ये सारा मैंने वहीं से, जो ग्राफिक्स पर जो था इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैं चिप्स की दुकान बंद करके जाया करता था, तो वहाँ से मैंने ऐसी सारी चीज़ें। अच्छा, वहाँ से आपने सॉफ्टवेयर भी सीखने शुरू कर दिए? बिल्कुल, मैंने ऑनलाइन काम करना भी शुरू कर दिया। मैंने फाइवर पे प्रोफाइल बनाई, वहाँ से मुझे एक ऑर्डर मिला। तो खैर लैपटॉप नहीं हुआ करता था उन दिनों मेरे पास, तो मैंने घर आके फिर रोना धोना शुरू किया, मुझे लैपटॉप चाहिए। अच्छा, ये स्टोरी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा एक ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद हम जी।
नाजरीन, आप एक सक्सेस स्टोरी सुन रही है। ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं तो बड़ा इसको एंजॉय कर रहा हूँ और आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, आपने अपनी जो सक्सेस स्टोरी में आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर भी खुद ही सीखते रहे और कोई आपका टीचर नहीं था, आपने टाइम लगाया इसके ऊपर। और दिल के अंदर क्या चीज़ आती थी कि यार मैंने जब कभी अपने पुराने हालात को देख के आप ये सोच ज़हन में आती थी, या कि दोस्तों को देख के ये सोच आती थी कि वो कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं? ये क्या? नहीं, कभी मुड़ के तो देखा ही नहीं ना हालात पे, क्योंकि हमने जो चीज़ थी वो उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे लिए नॉर्मल सा हो गया था, अच्छा नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। हमारे मम्मा और बाबा जो थे उन्होंने शुरू से बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखा दिया था कि अच्छा वो दूसरा बच्चा चीज़ खा रहा है, हमारे पास नहीं है पैसे तो क्या हो गया, कल को आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मतलब हम लोग टेंशन नहीं लेते थे, तो दिल के बड़े शुरू से थे। अब्बा ने ट्रेनिंग ऐसी की हुई थी बचपन से, तो कभी मुड़ के ही नहीं देखा हालात के हैं, चिप्स लगाता हूँ कोई बात नहीं। अच्छा, जब आप एक्सट्रीम कॉमर्स में आए, तो एक्सट्रीम कॉमर्स में आपने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी? जी, डिज़ाइनिंग शुरू कर दी। और डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपने कुछ और भी? बिल्कुल, रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे। एक्सट्रीम कॉमर्स नई बनी थी, 2017 की बात है। तो ग्रुप में 40 लोग, जैसे मैंने मेंशन किया 40 लोग थे, अभी तो 9 लाख लोग हैं। ठीक है, पीछे जो आपने अपना पूरे का पूरा बताया वो 2013 से लेके 2017 तक आपकी ये 4 सालों की सारी मेहनत है, और उसके बाद एक्सट्रीम कॉमर्स, उसके बाद एक्सट्रीम कॉमर्स में आ गए। तो उन्होंने देखा कि अच्छा है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, चलो थोड़े से टास्क। उस वक्त लोग भी कम थे ग्राफिक डिजाइनिंग के, तो कभी ऑनलाइन काम, वो तो आप फाइवर पे तो कर रहे थे? बिल्कुल फाइवर पे कर रहा था। अच्छा, ठीक है। फाइवर पे कर रहा था। एक गोरे से ऑर्डर भी मिला था कनाडा से, $10 का ऑर्डर दिया था, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो ये कब की बात है? ये वो 2017-16 की बात है, जब मैंने नया ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा था। तो मेरे ना जो क्लासमेट्स थे उनसे ही पता लगा कि भाई ऑनलाइन भी ये काम होता है। पहले तो मैंने रोला डाला घर जाके, भाई ऑनलाइन काम होता है, मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं काम करूंगा। तो घर वालों ने कहा, बाबा ने बिठाया, देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये ऑनलाइन सब फ्रॉड है। मतलब उस टाइम पे तो पाकिस्तानियों के माइंड में ये था कि ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड है। तो हमारे अब्बा का भी वही माइंडसेट था, वो क्योंकि साल में मजदूरी करते थे, तो कर चुके थे, मतलब उस टाइम तो बिजनेस करते थे, तो उनका ये माइंडसेट था कि बेटा ऑनलाइन पैसे नहीं कमाए जाते, पैसे कमाने में तो ऑन ग्राउंड फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो क्योंकि जाहिर बात है एक्सपोजर थोड़ा कम था उनका, हम लोग देख के आते थे वहाँ पे कंप्यूटर्स पढ़े हुए, अच्छा वो बंदा ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी जिद की घर जाके। तो अब आपकी प्रोफाइल कैसी है फाइवर की? फाइवर की प्रोफाइल बंद कर दी अब तो बाकी अमेज़न में आ गए, बाकी चीज़ों में आ गए, वहाँ से इतनी अर्निंग हो गई। तो अब तो ग्राफिक डिजाइनिंग किए भी मुझे 1 साल हो गया। मैं ना अपनी स्किल्स चेंज करता रहता हूँ। मेरे अंदर इसकी क्या वजह, एक ही स्किल पे क्यों नहीं रहते हैं आप? देखें, आपको वक्त के साथ स्किल अपग्रेड करनी पड़ती है, और मैं जो शुरू से हूँ ना, मैं शुरू से नॉलेज का भूखा था। ठीक है। मतलब मैं ग्राफिक वर्ल्ड में भी जाता था, तो वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज और भी हो रहे होते थे। 3D मैक्स हो रहा होता था, या वो इंग्लिश कोर्स करवा रहे होते थे, मतलब कैसे इंग्लिश बोलनी है। हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, हमें तो इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी, गोरों से बात कैसे करनी है। तो इस वक्त आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं टेक्निकल फील्ड में काफ़ी अच्छा हूँ। मैं अमेज़ॉन वगैरह में A to Z सारे मामला देख लेता हूँ, ई कॉमर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन हूँ, और स्पेशलिटी देखें तो मैं हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता हूँ। मतलब किसी भी फील्ड में आप मुझे डाल दें, अभी क्रिप्टो के अंदर आया, मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। क्रिप्टो में आ गए, इन्वेस्टमेंट की, जो जमा पूंजी थी थोड़ी सी लगाई क्रिप्टो में, और उधर से पैसे बना लिए। तो डिफरेंट चीज़ों को मैं मेरे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते रहे? ट्रेडिंग करता रहा, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों ने तो लॉस भी किया इसमें। देखे ना, इसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी थी? मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने $50 लगाए शुरू में क्रिप्टो में, इस नीयत से लगाए कि मैंने ये $50 डुबाने, और $50 $8,000 रुपया, मेरी इनकम काफ़ी अच्छी है, तो मेरे लिए वो इतने मैटर नहीं करते थे। मैंने सीखने के लिए मैंने वो $50 लगा दिया, $8,000 रुपया लगा दिया, और मैंने कहा अगर ये पैसे डूब गए, मेरे $50 डूब गए, तो मैं इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा क्रिप्टो के अंदर। लेकिन अगर मैंने 50 के 100 बना लिए, तो मैं $200 और लगाऊंगा। तो मैंने जैसे 50 के 100 बनाए, मैंने 200 और डाले असूल के हिसाब से। मैं बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ चल रहा होता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो फिर मेरा एम था 200 कि मैंने 500 बनाने। मैं अगर बना लूंगा तो देन मैं मजीद इन्वेस्टमेंट करूंगा, अदरवाइज अगर मैंने ये टारगेट अचीव नहीं किया तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही मैंने 200 के 500 बना लिए, उसके बाद मैंने देन $1,000 इन्वेस्ट किए। वेरी गुड।
और देन फिर 1000 से सो ऑन। तो मैं बिल्कुल उसको पोलाइटली लेके चला हूँ। और मैंने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। तो मैंने वो जुमला सुना था कहीं पे, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एग्जैक्टली, कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी टोकरी में रख ना दो, रखें। टोकरी गिरी तो सारे अंडे फूट गए। अच्छा, उसके बाद आपने ये अब बिटकॉइन में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली आपके रिसोर्सेज इस हवाले से हैं। तो ये जो एक्सट्रीम कॉमर्स में जब आपने काम शुरू किया तो यहाँ पे तो आपने सिर्फ डिज़ाइन वर्क के हवाले से काम शुरू किया ना, सिर्फ एज अ डिज़ाइनर शुरू किया। तो अब इसमें आप मार्केटिंग में भी हैं? मैं जब एक्सट्रीम कॉमर्स में आया था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे इन लोगों के पास। 6 लोग टोटल काम करते थे, 6-7 लोग काम कर रहे थे ऑल ओवर मतलब द वर्ल्ड। आप देख लें, उसमें 4 बंदे मलेशिया से थे, 3-4 पाकिस्तान से थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यार, हमारे पे रिसोर्सेज कम है, क्यों ना ये जो बच्चा है ग्राफिक डिज़ाइनर, इसको थोड़ा सा मजीद काम दिया जाए। क्योंकि उनका एम भी ऐसा ही था। उन्होंने जब मुझे हायर किया तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको वो बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे भी इस चीज़ में। तो अमेजोन के अकाउंट्स थे उस टाइम पे 2017 में, पाकिस्तान में तो बैन था ना। अभी बताएं आपकी एक्सपर्टीज़ क्या क्या है? एक्सपर्टीज़ हैं अमेजोन के अंदर। अमेजोन में क्या चाहिए? अमेजोन में प्राइवेट लेबल करना है, होलसेल करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो वो हर एक चीज़ के हिसाब से मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। मैंने हर एक चीज़, प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, ये तो सारा एक वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है ना। तो हमने तो A to Z लेके चले इस चीज़ को। तो जब हम एक्सट्रीम कॉमर्स में आए तो जाहिर सी बात है वही लोग हमें कहते थे चलो बेटा सोर्सिंग करके दो मुझे। तो कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि मैं इतने ज़्यादा चीज़ें कर रहा हूँ? तो वो ज़ाहिर है जितनी आप शाखें निकालते हैं हाँ, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, क्योंकि अच्छा, हर शाख एक अपनी हैसियत रखती है, वो बहुत बड़ी होती है। अच्छा, जब मैं एक्सट्रीम कॉमर्स में आया था तो एक्सट्रीम कॉमर्स में जो सनी अली हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी हायर करते हुए कि देखो बेटा, मैं आपको जॉब सारी ज़िंदगी जॉब नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से फील्ड से सीखें और अपना कारोबार करें। तो मैं आपको गुलामी में नहीं ले रहा अपनी, मैं आपको ले रहा हूँ ताकि आप हर एक प्रोसेस से गुजरें, ताकि आपको हर एक चीज़ आ जाए। तो मेरा जो टारगेट भी था प्रोसेस से गुजरना था, किसी एक फील्ड को पकड़ना नहीं था। बिल्कुल, मैंने किसी एक फील्ड को नहीं पकड़ा आज तक ज़िंदगी में। मुझे मेरे दोस्त हरफन मौला कहते हैं, हर एक चीज़ में एक्सपर्ट। तो मैंने किसी भी एक फील्ड को नहीं पकड़ा, मैं हर एक चीज़ को कर सकता हूँ। मेरे एक्सपर्टीज़ हैं वो इसलिए कि मैं हर उस प्रोसेस से गुजरा हूँ। मैं सोर्सिंग से गुजरा। इस वक्त आपकी एज क्या है? मैं 22 ईयर्स का हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने ये सफ़र अपना 13 साल से ऑलमोस्ट 9 साल हो गए आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ में आए हुए। शादी हुई है अभी कि नहीं? नहीं अभी नहीं। अच्छा अच्छा, तो अब क्या फ्यूचर में अब आप इसी तरीके से मल्टीपल जॉब्स करते रहना चाह रहे हैं या कि एक? मेरा जो मानना है ना वो ये है स्किल्स। क्योंकि फ्यूचर जो आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आएगी फ्यूचर में, डाटा साइंटिस्ट आएंगे। तो अब मेरा जो एम है वो अपनी स्किल को चेंज करना है। ठीक है, मैं हर एक स्किल में नहीं रहता। मैं शुरू से अगर आपने मेरी जर्नी। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने किस तरीके से एक्सट्रीम कॉमर्स को ज्वाइन किया। तो आप एक्सट्रीम कॉमर्स से पहले तो आप 3,500 रुपये तक कमा रहे थे। तो एक्सट्रीम कॉमर्स में जब जॉब मिली तो मेरी सैलरी लगी 20,000 की। तो अच्छा। मेरा तो एक तरह से अपग्रेड था ना, 3,000 से डायरेक्ट 20,000। तो मैं तो किंग फील कर रहा था अपने आप को। मैं कह रहा था। और ये किस दौर की बात है? ये 2017 जब मैं, ये 17 की बात है। ठीक है जी, वेरी गुड। ये तो आपने तो सोचा बस जी अब मैंने बस वो फिर जिम्मेदारियां आने लगी घर की साथ साथ। उनका बेटा कमाने लग गया तो बेटा घर के खर्चे भी संभालो, ये वो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जिम्मेदारियां भी घर की बढ़ने लगी मेरे पर। अच्छा, ठीक है। तो अब घर के सारे अखराजात आप कर रहे हैं इस वक्त, माशाल्लाह। वो जिसे कहते हैं ना कि कमाऊ जो है वो कमाऊ उत्तर हो गए आप। जी जी। अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताएं कि आज कल आपने बताया है कि आपको ऑलमोस्ट हर एक सॉफ्टवेयर पे नॉलेज है। बिल्कुल। आपने सेल्फ स्टडी की सारी बिल्कुल। गूगल सबसे बड़ा टीचर था वो। गूगल, ठीक है ठीक है। तो उसमें इस वक्त जो स्पेशलिटी में आपने कॉमर्स में भी काम किया, आपने उसकी प्रोडक्ट हंटिंग भी की, आपने उसके सेलिंग में भी किया, मार्केटिंग में भी किया, बिल्कुल, डिज़ाइनिंग में भी किया, इतने सारे आपने किए सॉफ्टवेयर्स, और सब में आपकी ग्रिप है जी। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपका इंटरेस्ट है और बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है इस वक्त? डिज़ाइनिंग में कह लें, सॉफ्टवेयर्स अगर आप देखें तो डिज़ाइनिंग में बड़ी अच्छी ग्रिप है मेरी। अच्छा। मैं अभी भी अगर कुछ डिज़ाइन बनाने बैठूं नीयत से
क्योंकि अब तो मेरा दिल नहीं करता, जब पैसे मैं दूसरी फील्ड से कमा रहा हूँ तो अब मेरा उस फील्ड में दिल नहीं लगता। तो लेकिन अगर मैं अभी भी बैठूँ तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉफ्टवेयर को चला लेता हूँ और डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो और इसके अलावा क्या क्या कर रहे हैं आप? इसके अलावा वीडियो एडिटिंग सीखी मैंने। वीडियो एडिटिंग सीखी वो इस तरह से सीखी कि जब हम एक्सट्रीम कॉमर्स में जॉब करते थे तो हमारे जो मैनेजर थे वो एक वीडियो एडिट करने के 6,000 रुपये देते थे किसी बंदे को आउटसोर्स करने के लिए। अच्छा। तो मुझे बड़ा दुख होता था यार कि ये काम तो 10 मिनट का भी नहीं है। हाँ। 10 मिनट का भी नहीं है, हालांकि मुझे आता नहीं था लेकिन नॉलेज मुझे थी ये काम कैसे करते हैं। तो मैंने बात की उनसे, मैंने कहा आप ये पैसे ना, क्योंकि कंपनी का बजट ही नहीं होता था उस टाइम पे, मतलब हम लोग तो इस तरह से ख्याल करने वाले, हम 6 लोग ही तो थे, एक दूसरे को बचा के चल रहे होते थे। मुझे यार आप जो 6,000 रुपये देते हैं आप ऐसा करें, अब रुक जाएं, इसको ना दें बंदे को, मैं वीडियो एडिटिंग सीखता हूँ, मुझे 1-2 दिन का टाइम दें आप, तो देन फिर ये काम मैं आपको कर दूंगा। तो वो कोई पिक्चर वीडियो के ऊपर लोगो शोगो लगाने थे या कोई वो पट्टी सी चलानी थी, तो मैंने 2 दिन के अंदर गूगल किया, ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब पे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके मैंने वो काम उनको 2 दिन के अंदर करके दे दिया। अच्छा, तो खैर मेरे को वो अच्छा खासा उन्होंने वीडियो एडिटिंग का काम दे दिया मुझे कि अब ये भी करके दो, ये भी करके दो, उनको पता चल गया मैं काम। फिर आप मैनेज करते रहते थे? फिर मैनेज करते रहते थे। फिर लाइफ में इंस्पायर किस चीज़ से है, किस इंसान से इंस्पायर है? मैं सनी अली हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के, वो अगर देखा जाए तो मेरे बाबा के कज़न भी हैं, तो मेरे चाचू भी हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। उनकी लाइफ भी ऐसी है, वो सेल्फ मेड है और बिल्कुल self-made उन्होंने भी है। ग्रॉस रूट लेवल से सारा अगर मेरा काम कोई start टीचर किया। रहा है पूरी जर्नी में, वैसे तो मैं खुद से सारी चीज़ें सीखी हैं, अगर मेरा कोई टीचर है तो वो सनी अली हैं। ठीक है, अब स्पेशलिटी पे बात करते हैं। अब मुझे पता है कि आपकी सारी की सारी स्पेशलिटी डिजाइनिंग में आपने बताया। इस वक्त आप कॉमर्स में क्या काम कर रहे हैं? मैं अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल्स कर रहा हूँ और होलसेल के अंदर भी थोड़ा सा ही हूँ। अच्छा, प्राइवेट लेबलिंग पे? प्राइवेट लेबलिंग पे बिल्कुल। प्राइवेट लेबलिंग कंप्लीट A to Z। अगर आपको कोई भी तो उसमें जो उसके हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स उस पे चले हैं, यहाँ पे भी हमने रिकॉर्ड किए हैं प्रोग्राम प्राइवेट लेबलिंग के हवाले से। तो प्राइवेट लेबलिंग में स्टार्ट टू एंड हर चीज़ को आप कंप्लीट कर देते हैं। इस वक्त आपकी अपनी भी कोई प्राइवेट लेबलिंग की प्रोडक्ट चल रही है? बिल्कुल चल रही है, प्राइवेट लेबल चल रही है। प्राइवेट लेबल आपके अपने इस वक्त चल रहे हैं, तो उसके अलावा क्या है आपका काम? उसके अलावा मैं जॉब कर रहा हूँ एज एक्सट्रीम कॉमर्स में, और कुछ मेरा अपने प्राइवेट लेबल भी चल रहे हैं, और दूसरी फील्ड्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक फील्ड तो ठीक है, हमने प्राइवेट लेबल सीख लिया, होलसेल सीख लिया, ड्रॉप शिपिंग सीख ली, अब नेक्स्ट फील्ड पे, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स को मूव करता रहता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, तो मैं अब इट्सी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इट्सी मार्केट है, इट्सी पे अगर आप देखें तो हैंडमेड आइटम्स बिकती हैं, अगर आप जो कोई भी डिजाइनिंग वाली बिल्कुल बहुत पुरानी मार्केट है जी ये इट्सी की। बिल्कुल, तो इट्सी मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स उस पे हैं, कुछ प्रोडक्ट हंटिंग चल रही है। अच्छा, वो प्रोडक्ट इस वक्त वहाँ पे चला रहे हैं? बिल्कुल। इट्सी का थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दें, क्या चीज़ है? अच्छा, इट्सी एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप हैंडमेड आइटम्स बेच सकते हैं, कुछ आर्ट वाली आइटम होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वो जूस के डब्बों से पंखे बनते हैं, बिल्कुल सही, वो बड़ी एक अच्छी प्रोडक्ट आप इट्सी पे बेच सकते हैं, क्योंकि इट्सी पे जो लोग आ रहे हैं ना वो हैंडमेड आइटम्स पे आ रहे हैं। दूसरी डिजिटल प्रोडक्ट्स आती हैं ड्रॉप। तो जो हमारी पाकिस्तान में बहुत सारी जैसे खद्दर बनती है हैंडमेड, या जैसे वो सारी की सारी निटिंग होती है, हमारी हैंडमेड निटिंग होती है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बिजनेस है। तो ये सारी कारपेट होते हैं, हैंडमेड कारपेट होते हैं, वो सारे उस पे सेल होते हैं। बिल्कुल, लोग सेल कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी भी सेल कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी सेल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इतनी बड़ी अब कम्युनिटी होगी एक्सट्रीम कॉमर्स की, 9 लाख लोग हैं। तो इट्सी भी एक पूरा उनका एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने BBC के अंदर डाला हुआ है, एक पूरा कोर्स है इट्सी का, लोग उसको देखते हैं, इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर। उसको आप पाकिस्तान में अपना चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, कोई मसला नहीं उस पर, लेकिन पाकिस्तानियों पर थोड़ा सा इशू करते हैं वो तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी अकाउंट खोल लें आप, पाकिस्तानी जहाँ पे आएगा वहाँ पे थोड़ा सा मसला तो करेंगे, लेकिन अप्रूव हो जाते हैं अकाउंट इवेंचुअली, और अप्रूव करवा के, क्योंकि उसकी भी वो टेक्निक्स हैं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बैठे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो अकाउंट अप्रूव करवा लिया आपने, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हैंडमेड आइटम्स बेचें या तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचें। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बिकती हैं, वो मिलियंस में सेल है और वो स्वीट प्रॉफिट है। वो किस तरह से कि एक बंदे ने इट्सी पे लगाई हुई पिक्चर रोनाल्डो के साथ, एक बंदे ने ऐसे कंधे पे हाथ रखा हुआ और वो कह रहा है कि आप मुझे $5 की पेंटिंग खरीदें, मैं आपकी पिक्चर इस पे इसका जो फेस है क्रॉप करके आपका लगा दूंगा। तो वहाँ पागल ही पड़ी है। अच्छा वो मिलियंस में ऑर्डर अच्छा ठीक है, मगर ये तो इसका मतलब है कि डिजिटल एडिटिंग के भी यहाँ पे आपका काम मिल सकता है। बिल्कुल। तो और क्या क्या चीज़ें इट्सी पे आप सेल कर सकते हैं? इट्सी पे ड्रॉप शिपिंग होती है,
ड्रॉप शिपिंग भी होती है कि वो ऐसी मगर प्राइवेट लेबलिंग भी होती है वहाँ पे? प्राइवेट लेबल्स भी होती है। पहला तो प्राइवेट लेबल हो गया ना, दूसरा आपने जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उस पर आपने काम कर लिया, एडिटिंग कर ली, और एडिटिंग करके तो आपने वो फेस लगा के कट करके आपने उनको पेंटिंग बना दी है, जो भी कर दिया। तीसरा फिर आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग वही एक, आपको अगर थोड़ा सा ओवरव्यू पता होगा कि आपके पास वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपने वो लगा दी, जैसे ही आपको ऑर्डर आया आपने किसी कहीं और से ख़रीद के उस बंदे को शिप करवा दी। तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 9 मिलियन के करीब तो सेलर है अमेजोन का। बिल्कुल। मगर इधर कितने हैं सेलर्स? इधर भी काफ़ी ज़्यादा लोग बेच रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है उसका, इसी का? बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी लोग, कितने अंदाजन लोग पाकिस्तान में काफी ट्रेंड है इधर। मगर उन लोगों के लिए ट्रेंड होगा ना जो अमेजोन पे बेच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत सारा देखिए avenue जब होगा। एक बंदे ने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड कर लिया तो हर एक जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके लिए सेम है। जैसे अगर मैं दराज पे सेलिंग करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से मुझे अमेजोन के प्लेटफॉर्म का पता है कि इस पे लिस्टिंग किस तरह से होगी, इस पे रैंकिंग किस तरह से होगी। तो हर एक प्लेटफॉर्म का जो होता है, जो A to Z प्रोसेस होता है, वो तकरीबन सिमिलर होता है। हाँ हाँ, तो अगर मुझे अमेजोन करना आता है तो मैं अगर इट्सी करने बैठूंगा तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है। वो एक चीज़ मैं कर चुका हूँ, मतलब एक प्लेटफॉर्म से गुजर चुका हूँ जी। तो इट्सी का जो है ओवरव्यू वो ये है कि पाकिस्तान में इट्सी भी चल रही है बिल्कुल इसमें। चल रही है। अच्छा, पाकिस्तान में इट्सी का जो ट्रेंड चल रहा है, इस वक्त हमारा ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद इट्सी पे गुफ्तगू करेंगे जी, जी। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग जी सब्जेक्ट जी है। ज़रूर। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पैगाम टीवी पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है। आपने इस प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है वो देखा कि हमने एक जो बच्चा काम कर रहा था, वो बच्चा उठा और उसने अपनी लाइफ बनाई। अब इट्सी के हवाले से कि ये पाकिस्तान में किस तरीके से काम करता है, ब्रेक के बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी मुर्तज़ा, आप बताइए, आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बातें की और बड़ी खूबसूरत आपने अपनी लाइफ की जो सक्सेस स्टोरी है वो हमें सुनाई। इट्सी के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। ये इट्सी पाकिस्तान में कितनी वर्थ रखता है? ये इट्सी है क्या चीज़ है? देखिए इट्सी पे आप हैंडमेड आइटम्स जो होती हैं वो आप बेच सकते हैं, ठीक ठीक है, है। और उसका प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, आप खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है। पहला मॉडल तो ये है इट्सी पे पैसे कमाने का। ठीक है। दूसरा मॉडल है डिजिटल प्रोडक्ट्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा, वो हमारा तो ये डिस्कस हो गया, हमने जी, जी। डिजिटल प्रोडक्ट को जी। हमने डिस्कस कर लिया। मुझे ये बताएं कि इट्सी पे आपको क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है इट्सी पे? देखिए इट्सी पे अगर आपने पीएल करना है तो प्राइवेट लेबल तो एक डिफरेंट मॉडल है पूरा। मगर ये प्राइवेट लेबल सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने अमेजोन के लिए दिए हैं? देखिए अमेजोन के वो वाले स्टेप्स नहीं है, मतलब, लेकिन तकरीबन सिमिलर है। अगर आप एक मार्केट प्लेस से गुजर चुके हैं, अमेजोन से गुजर चुके हैं, तो आपको पता है कि पीएल करने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ता है। आपका एक ब्रांड, आपने नाम सिक्योर करना है ना, तो आपने नाम सिक्योर कर लिया, वो एक तरह से आपका एक ब्रांड बन गया। उसी ब्रांड के थ्रू आप प्रोडक्ट्स को लेके चलेंगे, उसी तरह ब्रांडिंग करेंगे, उसी तरह आप उसको कस्टमाइजेशन उस इट्सी पे भी यही चीज़ है? इट्सी पे बिल्कुल ठीक है। तो वो एक तरह से मार्केट प्लेस तो सिमिलर है, मतलब वो स्टेप्स तो सारे सिमिलर हैं। आपने लिस्टिंग किस तरह से करनी है, रैंकिंग के मेथड्स क्या हैं। तो अगर आपने एक मार्केट प्लेस को समझ लिया, आपने अमेजोन को समझ लिया, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इट्सी समझना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इट्सी के भी अपने वेयर हाउसेज हैं? नहीं, इट्सी के वेयर हाउसेज नहीं है। तो फिर आप प्राइवेट लेबलिंग किस तरीके से उसके लिए हम करते हैं? 3PL सर्विसेज हायर करते हैं। जैसे अगर मैं इट से यूएस मार्केट में करना चाह रहा हूँ तो मैं 3PL सर्विसेज लूँगा। 3PL सर्विसेज कहते हैं कि आप एक वेयर हाउस हायर कर लेते हैं। ठीक एक है। ऑलरेडी कंपनी है जो वेयर हाउस की सर्विस ऑफर कर रही है, उनके पास स्पेस होती है और स्पेस वो होती है, वो ऑर्डर प्रोसेसिंग भी कर देते हैं, उनके साथ हमें और वो deal ship भी कर लेते हैं। शिप भी कर लेते हैं। मगर उनकी क्वालिटी ऐसी ही होती है शिपमेंट की या ऑर्डर को डिलीवर बिल्कुल। करने की जैसी अमेजोन की है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो कोई रिकमेंड भी करते हैं इट्सी वाले कि ये फलां फलां है? नहीं, इट्सी वाले लोग- रिकमेंड नहीं करते। ये हम लोगों का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानियों ने वेयर हाउसेस खोले हुए हैं, कुछ गोरों के वेयर हाउसेज हैं। तो हम लोग प्रेफर तो करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को करें, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जब जहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है तो हम फिर गोरों को प्रेफर करने लग जाते हैं कि यार गोरों से ले लो सर्विस, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो थोड़े से वो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, भाई है आपका तो वो काम नहीं होता। तो वो ये भाई आपका है सियासी फिक्रा है, घबराना नहीं है। वो अच्छा, इट्सी पे जब आपने काम करते हैं तो इसमें सक्सेस रेट कितना है? इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है।
डिपेंडिंग ऑन, मतलब ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट रिसर्च पे। अमेजोन से भी अमेजोन से ज़्यादा हाई है इस तो ये जो हमारे कंट्री लेवल पे बहुत सारे मुख्तलिफ मोबाइल आप देखें, हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जो रिमोट एरियाज हैं, बिल्कुल। लोग बड़ा हैंडमेड काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर तो सकते वो लोग क्या इट्सी पे कर रहे हैं या अभी तक उन्हें अवेयरनेस है ही नहीं? अवेयरनेस जिन लोगों को है वो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारा जो हैंडमेड आइटम बनाने वाला जो तबका है ना, वो लोअर क्लास में आता है, जिनको इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है। तो हम जैसे पढ़े लिखे लड़के क्या करते हैं, हम उनके साथ डील बना लेते हैं। हम कहते हैं आप ऐसा करें, आप सारा काम करें, हम आपसे ये चीज़ें खरीदेंगे। अगर वो हैंडमेड काम करते हैं तो क्या यहाँ से वो चीज़ 1 by 1 भी सेल हो सकती है? 1 by 1 हो सकती है, लेकिन उसके अंदर नुकसान ये है ना कि आपने यूएस के अंदर आप बेच रहे हैं, यूएस में आपको एक गोरे ने ऑर्डर दिया कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप अगर वो चीज़ जब शिप करेंगे पाकिस्तान से 1 by 1 करके, तो आपको जो शिपिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। तो ज़रा हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं इनको थोड़ा सा आइडिया तो देंगे किस टाइप की चीज़ें वहाँ पे सेल होती, क्योंकि हैंडमेड तो बहुत सारी हैं। जैसे कारपेट है, अब कारपेट तो वहाँ पे बल्क में आप नहीं बेच सकते। देखिए इसके लिए प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रोडक्ट हंटिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, इसकी भी प्रोडक्ट हंटिंग? बिल्कुल प्रोडक्ट हंटिंग होती है, उसके ऊपर सारे मार्केट टूल्स के सारी रिसर्च की जाती है। उसके बाद जब आपको एक पता चलता है कि भाई ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकने वाली है। जनरली मुझे बता दें कि जनरली कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो बड़ी अच्छी पाकिस्तान की बिकती हैं? ब्लोची सूट है, वो बड़े लोग पहनते हैं, मतलब लोग पसंद करते हैं। जैसे गोरों ने अगर कोई ट्रेंड देखा है कि यार ब्लोची सूट, अब वो पता नहीं गोरे पहनते हैं पाकिस्तानी पहनते हैं, लेकिन वो बिक रही हैं। अच्छा ठीक। लेकिन ब्लोची सूट है, पेशावरी चप्पल देख लें आप, तो इस तरह की आइटम वहाँ पे तो वो तो कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वही लेती होगी ना वहाँ से। बिल्कुल, उसमें सेल्स कम है लेकिन मार्जिन लोग ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। ठीक है। तो उसमें भी ये जो हैंडमेड जो टॉवल्स होते हैं, हैंडमेड जो चीज़ कस्टमाइज हुई हुई है ना, जो चीज़ कस्टमाइज हुई हुई है वो वहाँ पे बिकती है। चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो आपके कहते हैं वो पंखे बने हों हाथ से, या कोई भी ऐसी चीज़ जो लोग कहें यार कस्टमाइजेशन है इसके अंदर। तो वहाँ पे भी सेलर अकाउंट हमें एक बनाना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, सेलर अकाउंट कंपनी वैसे ही हमें बनानी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट देखिए उसके ऊपर आप कंपनी पे भी बना सकते हैं और इंडिविजुअल भी बन जाता है, लेकिन इंडिविजुअल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं बनेगा। कंपनी भी अगर हम जब LLC वहाँ पे क्रिएट करते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट जब हम उनको दिखाते हैं तो हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, देख के कि पाकिस्तानी है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का अलाउ नहीं करते? ये अलाउ है, मतलब है कि वो खुल्लम खुला ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि पाकिस्तानी अलाउ नहीं है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं मसले शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए फिर अपील्स करनी पड़ती हैं। लोग बहुत सारे सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए अकाउंट रीइंस्टेट करना पड़ता है। जैसे अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही, उसके बाद आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन तंग करते हैं आपको, तंग करते हैं। अगर आप कोई अमेरिका का पासपोर्ट दिखाए ना तो वो तो अकाउंट आपका दस्ती अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। वो देखेंगे अच्छा अमेरिका का रहने वाला बंदा अमेरिकन सिटीजन है तो मसला कोई नहीं, वो अकाउंट अप्रूव कर देगा। पेमेंट आप किस तरीके से मंगवाते हैं वहाँ से? बहुत सारे मेथड्स हैं इसके। पेयोनीर है, पेयोनीर्स के थ्रू मंगवा लेते हैं, और क्योंकि पेयोनीर जो है वो पाकिस्तान के बैंक के साथ लिंक हो जाता है, तो पाकिस्तान के बैंक के साथ जब लिंक हो जाता है तो क्या कहते हैं उसमें सारी अमाउंट हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं और यहीं से फिर आप पाकिस्तान के बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। बिल्कुल, वो तो आप वायर ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसफर वाइस है मेन, तो ट्रांसफर वाइस हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि क्या कहते हैं वर्चुअल बैंक है, मरकरी है, ट्रांसफर वाइस से देन पेयोनीर में फंड्स ट्रांसफर। तो कौन कौन से बैंक्स हैं जो कि पाकिस्तान में आप अटैच कर सकते हैं? सिर्फ पेयोनीर जी, जो वायर ट्रांसफर करता है। जी बिल्कुल। उसके अलावा वायर जो आप ट्रांसफर वाइस और जो मरकरी है वो यूएसए के अंदर वर्चुअल बैंक है, लेकिन वो पाकिस्तान में डायरेक्ट पेमेंट्स नहीं करते। तो जो पेयोनीर है ये इसने थोड़ा सा लिंक किया हुआ पाकिस्तानी बैंक के साथ। आप एटसी पे जो पेयोनीर है उसको लिंक करवा देते हैं? हम पेयोनीर को लिंक नहीं करते, हम वहाँ का वर्चुअल अकाउंट जो वर्चुअल बैंक, जो पेयोनीर आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर देता है वहाँ पर वो लिंक कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो हम ट्रांसफर वाइस के अंदर मंगवाते हैं पेमेंट, ठीक है, ट्रांसफर वाइस से देन पेयोनीर में ट्रांसफर करके पाकिस्तान में मंगवा लेते, तो घुमा फिरा के हम पाकिस्तान में पेमेंट मंगवा लेते हैं। मगर वो आपको उतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं मिलती? नहीं, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्योंकि हम अर्निंग इतनी अच्छी खासी कर रहे होते हैं तो वो 1% 2% हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा ठीक है, फिर तो आप बड़े अच्छा कम्पीट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट में भी आपने बताया कि जितनी भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल। हमारी जो यूथ है, आप भी माशाल्लाह अभी यंग हैं, यूथ को क्या मैसेज देंगे? यूथ को ये मैसेज देंगे कि जितने भी यूथ अभी इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, स्कूलों के अंदर है, वो लोग एम क्या रख रहे हैं अपना एक अच्छी जॉब का, उनका एम ही नहीं है बिजनेस का।
वो जब स्टडी कर रहे हैं कि हमने ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करना है, उसके बाद हम एक अच्छी सी कंपनी के अंदर जॉब करेंगे, 25-30 हज़ार 40-45 हज़ार हमारी तनख्वाह होगी और हम मज़े से इजी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो ही आपने शायद गालबन वो बुक पढ़ी है कि नहीं, रिच डैड पुअर डैड, उसमें ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से बताई गई है कि एक बंदा है जो फोकस करता है कि आप नौकरी करो, और नौकरी क्या है, स्टेबल होती है, वो आपको लॉन्ग टर्म लेके जाती है। मगर जो रिच डैड है वो कहता है बिजनेस करो, और बिजनेस के अलावा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको एक सक्सेस की बुलंदियों पे पहुंचा सकती है। एक वो 9 दरवाजे कारोबार में, तो एक दरवाज़ा नौकरी में, तो आप अपना कारोबार करें, 9 दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन लोग जो है ना पाकिस्तान के डरते हैं कारोबार करने से, इतने डरे होते हैं कि माँ बाप ने डराया होता है, बेटा नुकसान हो जाएगा, बेटा यूं हो जाएगा, बेटा वो हो जाएगा। इसमें एक्सपर्टीज लेवल भी नहीं होता ना, एक्सपर्टीज लेवल देखें ना। अब एक बच्चे को आप नॉलेज नहीं होता, ट्रेन कर रहे हैं, माइंडसेट ट्रेन कर रहे हैं ना। अब मैं 13 साल का था, मेरे माँ बाप भी यही कहते थे मुझे कि बेटा कल को जाके नौकरी करनी है, अच्छी शादी करेंगे, नौकरी होगी तो छोकरी मिलेगी, वो एक कहावत है। लेकिन उसमें क्या है कि हमने बचपन से अपने आप को डेवलप किया, पैसे कमाने, पैसे कैसे कमाने। 13 साल की उम्र में तो मुझे पता भी नहीं था जो मैं कर रहा हूँ ये बिजनेस है। मेरे लिए तो वो एक आर्ट था ना, पैसे कमाने का आर्ट था कि मैंने किस तरह से लोगों को 10 रुपये की पजल 20 रुपये में बेच दी। मुझे 15 साल की उम्र में आगे पता लगा अच्छा इसको बिजनेस कहते हैं, तो मेरा एक माइंडसेट डेवलप हो गया। जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको यही मैसेज है कि भाई अपना माइंडसेट शुरू से ट्रेन करें बिजनेस के लिए, और डरे नहीं इसमें। क्योंकि बिजनेस, आप जब कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री तो नहीं है। अब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने बिजनेस किस तरह से एस्टैब्लिश किया, मैंने अपनी स्किल्स के थ्रू, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमाए, उन पैसों को मैंने स्टॉक्स में डाला, क्रिप्टो में डाला, वहाँ से अर्निंग की, कुछ अच्छी खासी अमाउंट जमा की, उस अमाउंट से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस करने के लिए आपके पास शुरू से इन्वेस्टमेंट हो। लोग डर जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बंदा चला सकता है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अरसे दराज से काम कर रहे हैं मगर वो अभी भी सक्सेसफुल नहीं है, और उसकी रीज़न होती है। उसकी रीज़न क्या है कि वो या तो उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है, अगर स्किल्स हैं तो उनके पास पैशन नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, काम करने का उन्हें ढंग नहीं है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है। तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं कि जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आप उसे अच्छा रवैया रखेंगे, प्रोडक्ट आप देखिए, कुरान और हदीस के मुताबिक अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको कामयाबी से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और ये कुरान और हदीस का असूल जो है वो यूनिवर्सल असूल है। किस तरीके से है कि आप ईमानदारी से काम करें। अब अगर आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आपके सामने वाला जो आपका क्लाइंट है वो कहेगा कि यार ये बंदा ईमानदार है, मैंने इससे काम करवाना है। पाकिस्तान में हमारी एक सिस्टम ऐसा चल रहा है कि जिसमें लोग समझते हैं, लोगों का ट्रेंड ये है कि आपने 5 रुपये या 10 रुपये या अपने 20 रुपये के खातिर दूसरे के 500 की जो प्रोडक्ट है उसको ज़ाया करवा देते हैं कि जी मुझे बस इतने पैसे बच रहे हैं। तो ये हमारा माइंडसेट है। तो मेरा ख्याल है कि इस माइंडसेट को हमें ख़त्म करना चाहिए। और आप जैसे जो बच्चे हैं, ये तो बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे बच्चे जो है एक क्रॉस रूट लेवल से ऊपर उठे हैं और दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल बने हैं। तो ज़िंदगी में अब नेक्स्ट स्टेज क्या देखते हैं अपने आप को फ्यूचर में? कभी सोचा मैं अब फ्यूचर में ये डिसाइड किया कि ये लेवल है, इस लेवल पे मैंने पहुंचना है? मेरा ये है कि मैं नॉलेज में अपने आप को इतना बुलंद रखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास हर एक चीज़ की नॉलेज हो, मैं हर एक चीज़ को देखूँ। मुझे कोई ऐसा स्टेज अचीव नहीं करना, मुझे सिर्फ नॉलेज अचीव करनी है। तो मैं एक तरह से मेरे अंदर भूख है नॉलेज की। आप मुझे कोई भी टॉपिक बता देंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ मुर्तज़ा, आपने ये जो कहा है ना कि मुझे नॉलेज की ज़रूरत है, ये ऐसी कमाल की चीज़ है नॉलेज की ज़रूरत। क्योंकि नॉलेज क्या करता है? नॉलेज वैल्यू ऐड करता है आप में। लोग क्या करते हैं? पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे जब भागेंगे तो पैसा आगे आगे भागेगा। जब तक आप अपने अंदर वैल्यू ऐड नहीं करते, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं सिर्फ मैं नॉलेज गेन करना चाह रहा हूँ, तो इट मीन्स के
यू वांट टू ऐड मोर एंड मोर वैल्यू इनटू योर लाइफ और आपकी जो पर्सनालिटी है, बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जब आप इस वैल्यू एडिड अपनी वैल्यू ऐड करते हैं तो। मेरा ना एक असूल है, जैसे हम लोग कपड़े अच्छे अपग्रेड करते हैं, घड़ी अपग्रेड करते हैं, फ़ोन अपग्रेड करते हैं वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे ज़माना हमारा एडवांस होता जाता है हम एक नया फ़ोन ले लेते हैं। पहले बटनों वाले फ़ोन पे थे, फिर टच वाला फ़ोन ले लिया, फिर टच वाले फ़ोन में भी इतनी किस्में आ गई। तो मेरा एक ये मानना है कि आपकी पर्सनैलिटी भी अपग्रेड होती है मैनेज वक्त के कैसे साथ। करते इतना टाइम? मैंने हर एक टाइम अपना लिमिटाइज किया होता है। कितना कंप्यूटर कितना देखते हैं, ये फेसबुक या डिफरेंट बिजनेस से हट के कितनी स्क्रीन यूज करते हैं आप? मेरा स्क्रीन टाइम अभी जो चल रहा है वो 8 घंटे है दिन का। 8 घंटे? एक तो स्क्रीन टाइम है ना कि आप बिजनेस कर रहे हैं, मैसेजेस आते हैं, आपने ईमेल को भी लगाया होगा, हर चीज उस पर कर, वैसे एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए मुझे वही बात आ गई, एंटरटेनमेंट में भी मैं ना कोई टॉपिक देख रहा होता हूँ, मतलब कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ कि अच्छा क्या चल रहा है। मुर्तज़ा, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपने बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई हैं और जो आपकी सक्सेस स्टोरी है इसको सुन के मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी बहुत महसूस हुए होंगे। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, ये बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल जो है एक पर्सनैलिटी है। आपने देखा कि किस तरीके से इस बच्चे ने 13 साल की उम्र से समोसों की दुकान से शुरू किया, अपने वालिद के साथ बिज़नेस किया, लोग इसे समोसों वाला कह के पुकारते थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसके अंदर एक वो कसक थी कि मैंने नॉलेज हासिल करना है। ये वो चीज़ है, एक्चुअली नॉलेज हासिल करने के लिए ये एक गॉड गिफ्टेड ऐसी चीज़ें होती है कि ये वैल्यू एडिड सर्विस होती है, ये वैल्यू एडिड चीज़ होती है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। आप पैसे के पीछे भागे, पैसा आपके आगे आगे भागेगा, मगर आप वैल्यू ऐड करेंगे अपनी पर्सनैलिटी में तो वो वैल्यू आपको मज़ीद कामयाब से कामयाब तरीन करती जाएगी। तो ये एक हिसाब की वैल्यू एडिड थी कि इस बच्चे ने सोचा कि मेरे अंदर नॉलेज हो, नॉलेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग को शुरू किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर पे गया, कंप्यूटर से आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग की तरफ इसका रुझान हुआ, इसके साथ साथ फिर सेलिंग की तरफ, फिर एक ज्वाइन किया, एक ई कॉमर्स का ग्रुप ज्वाइन किया। ये देखिए, ये ग्रेजुअल चीज़ें हैं। आप जब अपना माइंडसेट रखेंगे जॉब वाला तो आपका माइंडसेट हमेशा जॉब पे रहेगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि बहुत सारी ऐसी बुक्स भी हैं, एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, आप उसका मुताला ज़रूर कीजिएगा, उसमें भी आपको आपके माइंडसेट और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो इस प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।